हेलो बच्चों, आपने सर्किल में वृत्त और व्यास, परिधि, जीवा इसके बारे में पढ़ा था। अब आगे बच्चों एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा आपको वृत्त के बारे में और ध्यान दे लेना है। ये जो वृत्त आपने लिया, वृत्त की डिफिनीशन आपको बताई गई थी। ये केंद्र था, ये आपका पूरा व्यास था, ये सेंटर पॉइंट था। ओ से यहाँ तक की वृत्त की परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अगर त्रिज्या का दुगना लेते हैं व्यास हो जाता है। अगर कोई ऐसी लाइन लेते हैं जो केंद्र से होकर नहीं जाती है, उसको हम जीवा कहते हैं। केंद्र और त्रिज्या की ये ए तक की दूरी आपकी त्रिज्या हो गई, ये जीवा हो गई, और इसी को हम त्रिज्या का दुगना व्यास कहते हैं। और ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, और ये परिधि होती है। तो जो अब देखिए वृत्त के जो भागों में से देखते हैं, तो वृत्त के भागों में ये वृत्त के जो अंदर का भाग होता है, इसको अभ्यंतर या इंटीरियर एरिया कहते हैं। अभ्यंतर क्षेत्र होता है, अभ्यंतर भाग होता है। और इसके बाहर के भाग को हम बहिर्भाग के नाम जाते, एक्सटीरियर के जानते हैं, बहिर्भाग के रूप में जानते हैं। तो ये आपका एक्सटीरियर एरिया है और ये इंटीरियर एरिया है, और ये वृत्त का क्षेत्र है। तो अब देखिए इसके अंतर्गत जो वृत्त और अभ्यंतर वाले भाग को ये वृत्तीय क्षेत्र कहते हैं, और इसके बाहर के भाग को वृत्त का बाह्य क्षेत्र के नाम से या बहिर्भाग के नाम से हम जानते हैं। अब एक्सरसाइज में आप देखेंगे बच्चों, एक्सरसाइज में पहला जो क्वेश्चन है उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। ये है पहला क्वेश्चन है बच्चों। एक वृत्त का केंद्र वृत्त के और यहाँ पर ब्लैंक्स है में स्थित होता है, और वहाँ दिया हुआ बहिर्भाग या अभ्यंतर भाग। तो बच्चों अभी आपने देखा था जो फर्स्ट पार्ट है, केंद्र कहाँ पर होता है, ये वृत्त है, और वृत्त के अंदर ये केंद्र बिंदु होता है। तो बताइए बाहर है कि अंदर है, अभ्यंतर में है? तो अभ्यंतर भाग में केंद्र स्थित होता है। तो पहला हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, तो केंद्र कहाँ पर होता है? केंद्र जो आपका होता है, केंद्र अभ्यंतर में होता है, अभ्यंतर भाग में होता है। नंबर सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड क्या कह रहा है? एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त के बहिर्भाग में होगा कि अभ्यंतर में स्थित होगा। अब देखिए एक वृत्त लेना है, और यह वृत्त आपने लिया, और एक बिंदु लेना है जो वृत्त के बाहर है। एक केंद्र बिंदु हो गया, यह बिंदु हमने ए लिया जो वृत्त के बाहर है। तो कह रहा है बाहर स्थित होता है, दूरी त्रिज्या के केंद्र से अधिक हो तो वृत्त के बाहर स्थित होगा कि अभ्यंतर। अब त्रिज्या हमारी जो होगी, यहाँ तक त्रिज्या कहलाती है। जैसे ये ए ले, ओ ए त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या से ज़्यादा दूरी पर हमको लेना है, त्रिज्या से अधिक दूरी पर लेंगे। तो ए बिंदु आपने क्या किया कि त्रिज्या से ज़्यादा ले लिया, थोड़ा आगे बढ़ा दिया। तो कहाँ पर हो गया? ए बिंदु ये जो होगा वृत्त के बाहर होगा, तो बहिर्भाग में स्थित होगा। तो इसमें क्या लेंगे आप, कहाँ क्या लिखेंगे आंसर में? बहिर्भाग में। अब त्रिज्या से अधिक दूरी, त्रिज्या से अधिक दूरी पर स्थित बिंदु, दूरी पर स्थित बिंदु बहिर्भाग में होगा, बहिर्भाग में होगा, एक्सटीरियर क्षेत्र में होगा। तो ये ध्यान देना है। थर्ड पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है इसका। थर्ड पॉइंट में कह रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। अभी आपको बताया था कि जो जीवाएं होती हैं केंद्र से होकर नहीं जाती हैं,
अगर एक ऐसी जीवा हम खींच दें जो केंद्र से होकर जाए, वही सबसे बड़ी जीवा होगी जो केंद्र से होकर जाएगी, इसी को हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की व्यास होती है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है, तो आपको लिख देना है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, व्यास होता है। ये आपको यहाँ पर भरना है। यहाँ बहिर्भाग भरा था, यहाँ अभ्यंतर भरा हुआ था। फोर्थ पार्ट में आप देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ में कह रहा है एक चाप होता है जिसके सिरे व्यास के सिरे होते हैं। देखिए एक चाप, अगर आपने इस प्रकार का चाप खींचा ऐसा, जिसके सिरे व्यास के सिरे होते हैं, तो व्यास केंद्र से होकर जाता है, तो ये अर्धवृत्त बन जाएगा। तो ये आपको जवाब में लिखना है कि एक चाप अर्धवृत्त होता है जब सिरे एक व्यास के सिरे होते हैं। तो आंसर में आप यहाँ पर क्या भरेंगे? अर्धवृत्त, अर्धवृत्त आपको भरना है। ये आंसर होगा। पांचवें भाग में दीजिए। तो अर्धवृत्त ही होता है जिसके सिरे जो होते हैं व्यास कहलाते हैं। पांचवें में है वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच का भाग होता है। देखिए वृत्तखंड आपको बताया गया है पांचवें में। वृत्तखंड मैंने आपको बताया था, जब वृत्तखंड की सेगमेंट ऑफ सर्किल आपको बताया गया है कि यह हमने एक जीवा लिया। यह जो जीवा है, आपने जीवा ए बी लिया, जीवा और नीचे का यह चाप ने, तो जीवा और चाप के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या भरना है पांचवें भाग में, वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा। तो ये जीवा के भाग का भाग, ये हमारा एक चाप हो गया, और जीवा के बीच का भाग वृत्तखंड। ऊपर का भी वृत्तखंड होगा, नीचे को लघु वृत्तखंड कहेंगे, ऊपर वाले भाग को आपको दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। तो ये कहा जाएगा एक चाप और जीवा के बीच को। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? जीवा भरा जाएगा ब्लैंक में। तो जीवा और चाप के बीच का भाग को हम वृत्तखंड कहते हैं। और इसमें छठवां पार्ट है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे भागों में विभाजित करता है। देखिए छठा पार्ट है, अभी आपको बताया गया था, ये हमने वृत्त लिया, ये केंद्र लिया, तो ये जो है ये वृत्त भाग है, इसे वृत्त कहते हैं। इसके बाहर वाले भाग को बहिर्भाग नाम कहते हैं, बहिर्भाग, बहिर्भाग, और उसके बाहर वाले अंदर वाले क्षेत्र को अभ्यंतर नाम से दे देते, अभ्यंतर। तो देखिए इसमें तीन भाग हो गए, अंदर के भाग को अभ्यंतर कहेंगे, बाहर के भाग को बहिर्भाग कहेंगे। और ये जो हमारा ये जो वृत्त बना हुआ है, ये वृत्त तीन भाग हो जाते हैं। तो इसे तीन भागों में बांटा गया है। यहाँ पर आपको भरना है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बच्चों बांटा गया है? तीन भागों में। ये आपको भर देना है। कैसे? तीन भाग कहाँ से हो गया? ये तो वृत्त हो गया, इसके बाहर वाला भाग बहिर्भाग हो गया, वृत्त के अंदर वाले भाग को अभ्यंतर का भाग कह देते। तीन भाग आपके हो गए, वृत्त हो गया, बहिर्भाग हो गया, अभ्यंतर का भाग हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 2 क्या कह रहा है, उसके हिसाब से उसको लिखेंगे, और वहाँ पर सत्य और असत्य से संबंधित सवालों को रखना है कि सत्य है या असत्य है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, सत्य और असत्य, ये आपको बताना, सत्य है कथन या असत्य है कथन, ये आपको केवल बताना है। ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको ध्यान देंगे। फर्स्ट में दिया है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से, जो देखिए ये वृत्त लिया, केंद्र लिया, और ये वृत्त पर एक बिंदु हमने ए ले लिया, ओ और ए को मिला दिया, तो ये त्रिज्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। अतः पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सत्य है, एब्सोल्युटली ट्रू। ये स्टेटमेंट होगा आपका आ गया। सेकेंड पार्ट में देखिए, इसके सेकेंड में क्या कह रहा है। सेकेंड भाग में है,
एक वृत्त के समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। एक वृत्त में, जैसे आपका ये वृत्त लिया गया, अब यहाँ समान लंबाई की देखिए, ये जीवा हमने केंद्र लिया, ये जीवा आपकी बड़ी है, ये जीवा आपकी छोटी है, ये जीवा और आपकी बड़ी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवाएं समान लंबाई की नहीं होती हैं। अतः ये कथन क्या है? असत्य हो गया। यह कथन असत्य आपका कथन आ गया, एब्सोल्युटली फॉल्स हो गया। इसके बाद में थर्ड है, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। वो जो थर्ड पार्ट में आपको देखना है, थर्ड पार्ट में एक वृत्त आपको लेना है, 3 चापों में बांट दिया गया है, ए बी और सी। ये आपने ए बी चाप हो गया और ये बी सी चाप हो गया, एक सी ए चाप, 3 चाप हो गए आपके। एक चाप हो गया ए से बी तक, एक चाप हो गया बी से सी तक, एक चाप हो गया सी। देख, समान चाप है। जब समान चापों में एक वृत्त को आपने बांट दिया है तो कह रहा है यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा। तो ये कथन आपका असत्य हो गया, ये भी कथन आपका असत्य हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आप जब दीर्घ चाप लेते हैं, जो कह रहा है, सवाल आपका कह रहा है कि यदि एक वृत्त को 3 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा। दीर्घ चाप नहीं हो सकता अगर हम 2 भागों में केवल बांटें, ए और बी, 2 भागों में बांटें तो ए बी आपका लघु चाप हो गया और ए बी ऊपर का भाग जो है, जैसे यहाँ हम ले ए एक्स बी, ये जो है ए बी को ले लिया, ए एक्स बी दीर्घ आपका लघु चाप हो गया और ए वाई बी ये ऊपर वाला भाग लेंगे तो ये आपका दीर्घ चाप होगा। अतः 3 बराबर भागों में बांटा गया है तो कथन असत्य हो गया, दीर्घ चाप नहीं बनेगा। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि दीर्घ चाप नहीं बन सकता। दीर्घ चाप के लिए केवल 2 बिंदु हों और असमान हो, अथवा इसमें भी दीर्घ तभी बन सकता है जब 2 बिंदु हम दिए जाएं। क्वेश्चन नंबर इसी का 4th पार्ट देखिए। 4th पार्ट में क्या कह रहा है? वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो वृत्त का व्यास होता है। तो देखिए, आप ये सर्किल ले लिया, सर्किल बनाया और सर्किल का एक केंद्र ले लिया, केंद्र O माना, O से हमने ये त्रिज्या लिया A, O से एक बिंदु हमने त्रिज्या OB ले लिया और त्रिज्याएं दोनों बराबर होती हैं तो ये त्रिज्या का 2 गुना हो गया। जब त्रिज्या का 2 गुना हो गया तो अपने सवाल को देखिए क्या कह रहा है कि वृत्त की एक जीवा, क्वेश्चन नंबर 4 है, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो, वृत्त क्या क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। तो बिल्कुल कथन सत्य हो गया। ये कथन आपका एब्सोल्युटली ट्रू हो गया, ये कथन सत्य है। देखिए, एक जीवा है जो OA त्रिज्या है, OB भी त्रिज्या है, त्रिज्या का 2 गुना हो गया और ये जीवा सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। सबसे बड़ी जीवा हो जाएगी, त्रिज्या का 2 गुना व्यास हो जाएगी। तो ये कथन आपका सत्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इसी का 5 पार्ट क्या कह रहा है? 5 में त्रिज्य खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। देखिए, यहाँ भी आपको एक सर्किल लेना पड़ेगा। सर्किल में ये केंद्र लिया, अब कह रहा है जीवा, जैसा कह रहा है वैसा आपको करना है। कह रहा है त्रिज्य खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। देखिए, जीवा ले लिया आपने, असंगत चाप ये ऊपर का लें या नीचे का लें, एक चाप ले लेना है। ये जीवा हो गया और ये चाप ले लिया आपने, तो जो लघु चाप लिया है, ये ऊपर का भाग लें तो आपका दीर्घ चाप हो जाएगा। तो केवल आप चाप कहें। जीवा और संगत चाप के बीच का भाग, जैसे यहाँ हमने AB ले लिया, ये तो AB जीवा और इसका एक संगत चाप ले लिया, इसके भाग को हम वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं बच्चों। इसको हम इस भाग को वृत्तखंड कहते हैं। और जबकि सवाल आप क्या कह रहा है? त्रिज्यखंड होता है। तो ये कथन आपका असत्य होगा। क्या होना चाहिए? वृत्तखंड होना चाहिए, और कह रहा है त्रिज्यखंड है, तो ये कथन आपका असत्य हो गया, एब्सोल्युटली आपका रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये ध्यान देखिए। अब देखिए, त्रिज्यखंड क्या होता है सही करने के लिए? तो बच्चों, यहाँ से त्रिज्यखंड होता है त्रिज्या और
चाप के बीच का क्षेत्र, त्रिज्याओं के द्वारा और चाप के बीच के क्षेत्र को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। जहाँ की यहाँ दिया होता परिभाषा किसकी दी हुई थी, वृत्तखंड की परिभाषा दी गई थी या त्रिज्यखंड दिया हुआ था, अतः ये कथन असत्य हो गया। नंबर 5 में देखेंगे, 6 में क्या कह रहा है, 6 में कह रहा है वृत्त एक समतल आकृति है। तो वृत्त एक समतल आकृति है, तो कथन आपका सत्य हो गया। जैसे कोई वृत्त आप लेते हैं, कथन आपका सत्य है। ये वृत्त लिया गया तो एक समतल आकृति आपकी आ जाती है, तो ये कथन आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि अगर आपने थोड़ा सा वृत्त की जो हमने थ्योरी परिभाषा उसके बारे में बताया था, थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो इसके सारे प्रश्नों को आप आसानी से हल कर लेंगे। अब बच्चों इसके आगे अगली प्रश्नावली है, तो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। इसको ध्यान से देखें, पहले वाले जो परिभाषा हमने बताया इसको ध्यान से पढ़िए, इसके बाद इसको पढ़िए और इसे ऐसा नहीं केवल रिक्त स्थान या भर दें, समझ करके करिए, क्योंकि इतना ही नहीं है, ये सारी थ्योरी है और इस थ्योरी का प्रयोग अगले प्रश्नावलियों में होना है। अगर ये सब आता है आपको तो अगली प्रश्नावली बहुत आसानी से आप सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर कोई दिक्कत होती है तो आगे समझ में आने वाला नहीं है। अतः बच्चों बहुत अच्छी तरह से इसकी थ्योरी को पढ़िए। ये जो सभी सवाल है थ्योरी पर आधारित ही हैं। थ्योरी आती है तो इसके प्रश्नों के उत्तर आपको आ जाएंगे, तो इनको ध्यान से पढ़ना है, तब आगे प्रश्नावली जब 10.2 बताएंगे तब आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगी। बच्चों वीडियो को आप देखते रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी समस्याओं को भी शेयर करते रहें।